हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था सेलों का संयोजन। इस टॉपिक में आए थे। पहला समझिएगा ध्यान से, जब सेलों का विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, समान हो, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड ईएमएफ कैपिटल ई बोथ आर सेम फॉर एवरी सेल, तब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह हमने पढ़ लिया है। और दूसरा समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसको पढ़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारे पास ये आ गया था, देखिएगा ये हमने पढ़ लिया। क्या? I इज इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला आ गया था, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इसमें दो कंडीशंस बन रही थी हमारी। इफ एन आर इज लेस देन, मच लेस देन कैपिटल आर, तो इस स्मॉल एन आर को छोड़ दीजिए, कैपिटल आर बचेगा तब इसमें, तो एन इंटू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर है एक सेल से प्राप्त धारा, करंट थ्रो वन सेल, उसका एन टाइम्स है, एन सेल्स को जोड़ा है, तो करंट एक सेल से जितनी मिल रही है उसका एन टाइम्स मिल जा रही है, एन टाइम्स मिल जा रही है, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी। इसका मतलब सेलों का जब आंतरिक प्रतिरोध टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज टू लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, then we have to connect the cells in series combination. जबकि इसका उल्टा ही है, NR, N into small r is much greater than capital R। तब यहां देखिए, आप इस R को छोड़ दीजिए, कैपिटल R को तब छोड़ देंगे, तब NE अपॉन NR मीन्स E अपॉन R। एक सेल से जितनी करंट मिलेगी उतनी ही N सेलों से मिलेगी, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो हमने लोड लगा दिया था, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो तभी उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तभी लाभ होगा, तभी सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगी। ये फर्स्ट कंडीशन, एन इंटू ई अपॉन आर। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक होने पर वी नेवर कनेक्ट, वी शुड नॉट connect the cells in series combination। कैसे जोड़ना चाहिए? तब दूसरी स्थिति आएगी, पैरेलल में आएंगे। तो आइए दूसरा आगे बढ़ते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। कब समांतर क्रम संयोजन? जब सेलों का ईएमएफ, प्रत्येक सेल का ईएमएफ इक्वल हो और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी सेम हो। मान लिया हमारे पास एन सेल्स थी, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 अप टू सोन, ऐसे ही एन सेल्स हैं, ये एन सेलें हैं। इनको कैसे कनेक्ट करें भाई? पैरेलल का मतलब इनके धन सिरे एक जगह लाए, एक जंक्शन पे लाए, एक कह देते हैं, और निगेटिव टर्मिनल एक जगह जोड़ दीजिए, निगेटिव। और फिर इसको किससे डाल दिया? ये सर्किट से डाल दिया, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहां से करंट फ्लो होएगी, आई। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी वही निकालना है। बहुत ही सिंपल सा है भाई। देखिएगा, पहले हमने ऐसी सेलों को श्रेणी में, सीरीज में कंबाइन किया। अब ऐसी ही सेलों को हम कैसे जोड़े हैं? पैरेलल में जोड़े हैं। अब देखिए, इस संयोजन का नेट ईएमएफ होगा कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के बराबर, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज वो सेम होता है, तो एक सेल के इक्वल होगा भाई, ये ध्यान रखिएगा। वहां तो एन सेल के इक्वल हो रहा था, यहां ओनली वन सेल के इक्वल होगा। तो नेट ईएमएफ आ गया ई, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसका, इस कॉम्बिनेशन का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर अप टू एन टाइम्स करेंगे, ये एन टर्म्स लेंगे।
So 1 upon r dash is equal to n upon r. मीन्स r dash is equal to r upon n. ये नंबर 2 इसको करिएगा. दूसरा स्टेप आ गया भाई. अब ये सर्किट ऐसा बन गया भाई. इन सब सेल्स को जोड़ के हमारे पास ऐसा आया. देखिए बैटरी बनी तो ये ऐसी आ गई. देखिए ये ऐसा बन गया. ये रेजिस्टेंस है आर डैश, इंटरनल रेजिस्टेंस आर अपॉन एन, और ये ईएमएफ एक के ही बराबर है ई. यहां से करंट फ्लो हुई, ये है आई, एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. ऐसा सर्किट बन गया भाई. तो अब आपके पास क्या आ गया भाई. देखिए तब इस सर्किट में नेट करंट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते. टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अपॉन एन एंड कैपिटल आर किस में है. ये सीरीज में है. सीरीज में है तो हमने निकाल दिया कैपिटल आर प्लस आर अपॉन एन. ये थर्ड स्टेप आ गया. अब करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन. ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट. अब फिर से इसमें दो कंडीशन आएगी. देखिएगा, इफ स्मॉल आर अपॉन एन इज मच लेस देन, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का भाई, इज मच लेस देन कैपिटल आर, तब इसको आप छोड़ दीजिए, नेग्लिजिबल मान लीजिए, नगण्य करते हुए इसको छोड़ दीजिए. तब करंट कितनी आई, ई अपॉन आर. भाई एक सेल से प्राप्त धारा है, उतनी ही आपने एन सेलों को पैरेलल में जोड़ा, तब भी उतनी ही करंट, कोई लाभ नहीं होगा. इसका मतलब जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से, इफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज much less than external resistance, in this condition we should not connect the cells in parallel combination. हमको कभी भी ऐसी स्थिति में सेलों को पैरेलल में नहीं जोड़ना चाहिए. कैसे जोड़ना चाहिए? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब जो बैटरी बनेगी उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफी छोटा हो, तब हमको सीरीज में जोड़ करके लाभ मिलेगा. पहले पढ़ चुके हैं. दूसरी स्थिति आइए, इफ आर अपॉन एन इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो अब कैपिटल आर को छोड़ दीजिए, तब क्या हो जाएगा, तब आई इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर अपॉन एन. एन ऊपर चले गया, एन टाइम्स ई अपॉन आर. ई अपॉन आर है एक सेल से प्राप्त धारा, तो एन सेलों से प्राप्त धारा कितनी होगी, एन इंटू ई अपॉन आर. इसका मतलब ऐसी स्थिति में जब सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बड़ा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगी. एक सेल से जो करंट मिल रही है उसका एन टाइम्स मिल जाएगी. ऐसी स्थिति में सेलों को कहां कैसे जोड़ देना चाहिए, पैरेलल में. हमने नोड भी लगा दिया. देखिए यही पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्योंकि ज्यादा लगभग उत्तराखंड बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, परंतु अदर बोर्ड्स में आते हैं सवाल. अब देखिए इसका मतलब अतः सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए. आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होने पर, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, न कि श्रेणी क्रम में. श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस काफी छोटा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब तो श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए. तब
मैक्सिमम करंट मिलेगी। इसके अपोजिट जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा हो तब उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ये दो बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सेल्स को जोड़ा। कैसे सेल्स को जोड़ा? जब उनका ईएमएफ, सभी सेलों का ईएमएफ समान हो और सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, वो कंडीशन थी। अब हम अगले स्टेप में आते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं। कैसे करते हैं? श्रेणी क्रम में। कब करते हैं? जब सेलों का ईएमएफ अलग अलग हो और जब सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो। और यही आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। ये वाला जो हमने पढ़ा ये नहीं दिया है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। आइए फिर आगे चलते हैं। सेल्स का क्या करें? अब देखिए दूसरा, हम कहां चल रहे थे? सेलों का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध जब अलग अलग हो तब हम श्रेणी क्रम संयोजन करें और समांतर क्रम संयोजन करें, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब क्या स्थिति होगी। और यही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो वाला तो दिया नहीं है। अब आप समझिएगा, इसमें हम n सेल्स न लेकर के केवल 2 सेलों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, n सेल्स का कॉम्बिनेशन लेंगे तो बहुत ही जटिल बन जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी बुक या किसी और बुक में 2 से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन नहीं लिया होगा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास 2 सेल्स हैं, एक का ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इन दोनों को कैसे जोड़ दिया? सीरीज में। सीरीज में ऐसे जोड़ेंगे कि इसके धन से इसका धन नहीं जोड़ेंगे, इसके ऋण से धन, फिर इसके ऋण से अगले का धन, ऐसा इनको ऐसे जोड़ करके फिर सर्किट में डाल दिया। ये सेल्स जोड़ी ए और बी बिंदु, इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं। यहां से करंट, टोटल करंट आएगी I, इस रजिस्टर से होते हुए ऐसे। तो इस सेल का अब हम लिख नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल से। इस पहले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल E1 का टर्मिनल विभवांतर, मतलब पहले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल टू, पढ़ा हुआ है हमने रिलेशन, E माइनस V इज इक्वल टू E माइनस आया, E माइनस I1 R1, और E के बदले E1। V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। किसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये? पहले सेल का। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर V2 इज इक्वल टू E माइनस IR, E2 माइनस I2। ठीक हो गया भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर टोटल करंट कितनी? I। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I मानेंगे आप। सेम है ना, करंट तो सब में सेम है। तो हमने यहां I1 लिखा है, यहां I2 लिखा है, तो इसके बदले क्या करेंगे? तो V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ऐसा करोगे, नंबर फर्स्ट स्टेप कर दोगे। ये फर्स्ट सेल के लिए हो गया। और सेकंड सेल के लिए क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I
R2 नंबर सेकेंड स्टेप हो गया। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। ये देखिए सेम करंट फ्लो हो रही है भाई, सीरीज में है। अब इसका टर्मिनल विभवांतर V1, इसका टर्मिनल विभवांतर V2, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? V इज इक्वल टू, ये देखो ए बी माना है, या ए यहां बी यहां, एक ही बात है। बिंदुओं ए व बी के बीच नेट विभवांतर मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 रख दीजिए। V इज इक्वल टू V1 का मतलब E1 माइनस IR1 प्लस V2 का मतलब E2 माइनस IR2। तो V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लीजिए R1 प्लस R2। ये नंबर थर्ड स्टेप आ गया आपका। अब देखिए, चूंकि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, यह होता है। नंबर फोर्थ कर दीजिए, क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस IR। यदि इसका इफेक्टिव, ये देखिए ये बैटरी बन गई, बैटरी का इफेक्टिव EMF मतलब इन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल E हो, ठीक है, कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तब V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो कंपेयर कर दीजिए, 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करिए, तुलना करने पर कर दीजिए भाई, क्या E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। नेट EMF आ गया जब सेल एक दूसरे का अपोज नहीं कर रहे हो, जैसे हमने जोड़ रखे हैं, तो यहां E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये दोनों का कंपेयर करना, V E I R, तो R इज इक्वल टू स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। कंपेयर करिए, तो R इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, नेट EMF आ गया, तो परिपथ में धारा निकाल दीजिए। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, हमको तो करंट चाहिए ना, I इज इक्वल टू टोटल EMF E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हुआ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल हमने निकाल दिया R1 प्लस R2 और एक्सटर्नल R, तो R प्लस क्या आ जाएगा, R प्लस R1 धन R2, ये आ गया। यदि क्या कर दे भाई, यदि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि नोट लगा दे रहा हूं और नोट भी लगा दे रहा हूं, यदि सेलों का संयोजन एक दूसरे के
विपरीत हो, विपरीत हो तो एक दूसरे के विपरीत का मतलब ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसके निगेटिव से इसका पॉजिटिव अभी तक जुड़ा है, निगेटिव से निगेटिव जोड़ दीजिए या पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दीजिए, अपोज करेंगे फिर तो इज इक्वल टू तब क्या आ जाएगा भाई, इज इक्वल टू E1 माइनस E2, जो ज्यादा होगा, या E2 माइनस E1। देन तो I इज इक्वल टू, तब करंट कितनी हो जाएगी देखिएगा, तब I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा भाई, कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r, तब ऐसा हो जाएगा। यदि संयोजन अपोज करें, एक दूसरे के विपरीत हो, यदि सेल एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तब टोटल ईएमएफ आ गया E1 प्लस E2, और टोटल इंटरनल हो गया R1 प्लस R2, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, तब करंट मिल जाएगी आपको। अपोज करेंगे तो तब टोटल ईएमएफ E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1। ठीक है, ये सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया भाई। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो सेल हैं, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का ईएमएफ E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक से करंट आई I1, दूसरे से आई I2, ये जंक्शन पर आई, और यहां से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R यहां पर जोड़ दिया, ये क्लोज सर्किट बन गया। इसमें से करंट हो गई I1 प्लस I2, ये करंट यहां से B जंक्शन पे जाएगी, I2 इधर को चले जाएगी, I1 ऊपर को चले जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स व्हेन देयर EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, EMF भी डिफरेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। इन दो पॉइंट्स के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पहले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, E1 पहले सेल, चलिए ऐसे ही लिख देता हूं, E1 का मतलब पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या हो गया भाई, V इज इक्वल टू E माइनस आई R का मतलब E1 माइनस I1 R1, नंबर 1। दूसरे का टर्मिनल पोटेंशियल, V1 को भी कह देना, V2 को भी है। दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, नंबर। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालें, पहले सेल के लिए I1 निकाल दें, दूसरे के लिए क्या निकाल दें, I2। नंबर 1 से क्या हो जाएगा भाई, I1 R1 इज इक्वल टू V E1 माइनस V, और I1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या, E1 माइनस V अपॉन R1, नंबर 3 कर दीजिए इसको, या वहीं से I1 आप निकाल लेते, उसी को नंबर 1 कह देते, तब भी चल जाएगा। चलिए अब हमने थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया, 2 से क्या हो जाएगा, I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V,
और I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R। नंबर 4 कह दीजिए। ठीक हो गया जी। ये R1, ये R2। अब चूंकि I इज इक्वल नेट करेंट कितनी है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आप देखिए, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। I इज इक्वल टू I1 हो गया E1 माइनस V अपॉन प्लस I2 हो गया E2 माइनस V अपॉन R2। इसको ऐसा कर दीजिए, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इनको एक साथ लिख लीजिए। अब माइनस साइन बाहर ले लेना, भी को भी बाहर कर देना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको अलग कर दीजिए। इसको हम ऐसा कर देते हैं, I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। थोड़ा सा हल कर दिया, माइनस भी, ये हो गया R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, एक ही बात, अपन R1 R2। ये इसको आप नंबर 5वां स्टेप कह दीजिए। नंबर 5वां स्टेप हो गया ये। ठीक है, I इज इक्वल टू, इससे या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए या इससे भी आप अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, भी को अलग कर दीजिए, तब कंपेयर करेंगे। या तो ऐसे ही रहने दीजिए या आप क्या करोगे, भी को अलग कर दोगे। चलिए हम भी के फॉर्म पे निकाल देते, इसको 5वां मत कहिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। भी इंटू R1 प्लस R2 अपॉन भी इक्वल टू निकालते हैं, तब कंपेयर करेंगे। R1 R2 इज इक्वल टू, इसको यहां लाएंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। आया। इसको नंबर कितना कह दोगे, 5th। अच्छा, भी 5th अभी भी नहीं, भी निकालिए आप, फिर से भी निकालिए। भी इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 इंटू R1 R2 से कट जाएगा अपॉन R1 प्लस R2। इससे भी अलग सेपरेट करोगे, भी सेपरेट करोगे, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब कर देना 5वां, अब कर दीजिए इसको नंबर 5। चूंकि भी इज इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू, एज वी नो दैट V इज इक्वल टू E माइनस I R। इससे कंपेयर करोगे, इसको नंबर कह दीजिए 6। 5 व 6 की तुलना कर दीजिए। 5 व 6 की तुलना करने पर कर दीजिएगा तो ये देखिए, भी ई के बदले कितना आ गया, करने पर कंपेयरिंग हो रहा है भाई, कंपेरिजन कर रहे हैं। E इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो नेट EMF आ गया, बोथ सेल का, दोनों सेलों का नेट EMF आ गया। और I तो R इज इक्वल टू कितना आ गया,
तथा यहीं पर लिख दे रहा हूं R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? करंट निकालनी है। परिपथ में आप करंट निकाल दो भाई, परिपथ में धारा निकाल दीजिए। ई निकल आया हमारा, ये देखिए ई निकाल दिया हमने, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिया। नाउ नेट करंट आई इज इक्वल टू, देखिएगा आई इज इक्वल टू परिपथ में धारा निकाल दी, किससे? आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ई अपॉन टोटल आर प्लस स्मॉल आर, इससे निकाल लेना। ई हमारे पास है, ई इज इक्वल टू कितना रख दोगे? ई इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 निकाला है अपॉन R1 प्लस R2, ये ई निकाला है। यहां पर ई का मान रख देंगे एंड आर के बदले कितना रख दोगे? स्मॉल आर हमने कितना निकाला है? स्मॉल आर इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 रख देना यहां मान, तो आई निकल आएगा। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन हो गया। जब सेल्स का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर सेम हो, तब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, वही 1 नंबर बोर्ड में आता है। जब सेल्स का ईएमएफ अलग अलग हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो, तब हमने दो सेल्स का क्या निकाला? दो सेल्स से ली जाने वाली नेट करंट निकाली हमने। दो सेल्स का नेट ईएमएफ कितना होगा, उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तब सर्किट में कितनी करंट मिलेगी, ये चीजें निकाली। देखिए, जब हम क्या कर रहे थे, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे, तो हमारा ई इज इक्वल, बस ये ध्यान रख लेना है, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2, स्मॉल आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तब आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर में रख दोगे तो वो ऐसा आ जा रहा था। ये तो इजी था, इसलिए हमने पूरा रिजल्ट लिख दिया। यदि सेल एक दूसरे के अपोज कर रही होंगी, तब E1 माइनस E2 कर दोगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था हमारा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई नेट ईएमएफ कितना आया भाई? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे हमने निकाला, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, आराम से देख लीजिएगा। जटिल नहीं है, इजी है, बहुत लेंदी मत करिएगा। जैसे हमने यहां पर एक स्टेप बढ़ाया, यहीं पर से हमने I1 निकाल देना था, बाद में जो निकाला है उतना, लेकिन 1 2 करा, 3 4 करा, तो हम 1 2 से ही काम कर लेते और दूसरे सेल के लिए यहीं से I2 निकाल देते इसको, तो थोड़ा सा हम लिखने से बचते। तो नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कर दोगे, ऐसा आ गया। हल करते गए इसको। तब इससे क्या I के टर्म पे मत निकालना, बल्कि V इज इक्वल टू अलग कर लेना। V निकाल दिया हम, V समथिंग लाइक दिस आ गया ये। अब इसका कंपैरिजन कर लेना, V इज इक्वल टू E माइनस IR से। E के बदले इतनी चीज है, I इसमें भी है, इसमें R के बदले, स्मॉल r के बदले इतना। कंपैरिजन करोगे तो E इतना आ गया R। अब नेट करंट कितनी आ गई? I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल E हमने इतना निकाला है, क्या स्मॉल r इतना निकाला है। तो हमको सर्किट में कितनी करंट मिली। आइए चलते हैं थोड़ा आगे और चले तो हमारे पास है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सेल्स का कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए समझ में, क्योंकि सेल्स के कॉम्बिनेशन से उत्तराखंड बोर्ड पे नहीं पूछा जाता है ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन याद करें। अभी तो मिश्रित क्रम है वैसे,
और डिटेल से जाएंगे तो मिक्स्ड जो कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि लंबी प्रोसेस हो जाएगी। और उसमें जाएंगे तो पूरा 1 घंटा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ही लग जाएगा हमारा, ये भी ध्यान रखिए। परंतु उससे जेई और नीट में क्वेश्चन आते हैं, उसको जब हमको समय मिलेगा तब उसका स्टडी करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है क्या, किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। हम कहां चलते हैं, किरचॉफ्स लॉ पे चलते हैं। तो क्या है किरचॉफ्स लॉ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ्स आपकी बुक में किरखोप लिखा हुआ है भाई, किरखोप नहीं है, किरचॉफ के नियम। किसके लिए किरचॉफ के नियम, विद्युत परिपथों के लिए। इसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तो किरचॉफ्स लॉ है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए, 2 नियम हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट नियम, प्रथम नियम इसको कहते हैं, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को कहते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। किरचॉफ्स लॉ इतने महत्वपूर्ण हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में कोई सवाल हमको ऐसे नेटवर्क में है कि जब हमसे कोई हल उसका नहीं निकल पा रहा है, तब हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम है, बहुत ही सिंपल सा है, किसी संधि पर एक लाइन लिख दे रहा हूं, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। फॉर ए जंक्शन द algebraic sum of electric current is 0, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। समझिएगा, एक जंक्शन है, एक जंक्शन है, चलिए ये जंक्शन मान लेते हैं, ये जोड़ है यहां पर। इसको मैं ए बी कह दे रहा हूं। यहां पर एक करंट तो इधर से आ रही है, एक करंट इधर से आ रही है, और ये करंट यहां से यहां तक, ये I1 आई, ये I2 आई, और यहां से थोड़ी इधर को चलेगी और थोड़ी चलेगी इधर को। सपोज ऐसा है, ये I3 और ये I4। इस जंक्शन ए बी, इस संधि ए बी पर, संधि ए बी पर, ए बी, इसको जंक्शन ए भी कह सकते हो, इस पॉइंट को यहां पर भी मान सकते हो। ठीक है, हमने थोड़ा सा हटके कर दिया है। संधि ए बी पर, ये जोड़ है, पर I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। मतलब आने वाली जो धाराएं हैं उसको तो हमने प्लस करा है, और जो जाने वाली धाराएं हैं उसको निगेटिव करा है। इसका अर्थ हो गया कि जितनी धारा आई उतनी ही चलेगी। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 मीन्स I1 प्लस I2
इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसका अर्थ हो गया किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है का मतलब किसी संधि की ओर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा संधि से बाहर को निकल जाएगी। इसका अर्थ हो गया अर्थात संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से बाहर जाने वाली धारा। जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा क्या कर जाएगी भाई, बाहर को निकल जाएगी। संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से बाहर जाने वाली धारा। इसका अर्थ हो गया सिग्मा I इज इक्वल टू 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसको कहते हैं संधि का नियम। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए जंक्शन इज 0। सिग्मा I इज इक्वल टू 0। हमने एक छोटा सा चित्र ले लिया, छोटा सा डायग्राम ले लिया। हमारे पास जोड़ है, यह जोड़ का मतलब जंक्शन, मिलने वाला है। ए बी जंक्शन है। यहां पर ए बी पर एक करंट I1I, दूसरी I2I। यहां से ए से बी तक हो गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब बी से ये I हो गया, इसमें से I3 इधर को चलेगी, I4 इधर को चलेगी। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। मतलब आने वाली को प्लस करेंगे, जाने वाली को माइनस करेंगे, वो नेट उनको सम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आने वाली धारा बराबर संधि से बाहर निकलने वाली धारा। ये जंक्शन रूल हो गया भाई। अब आते हैं हम क्या, दूसरा नियम, बंद पास का नियम। ठीक है, लूप्स लॉ पे आते हैं। देखिएगा, लूप्स लॉ दूसरा है हमारे पास द्वितीय नियम, बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, इसको कहते हैं लूप्स, LOOPS, लूप्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला लॉ तो बहुत सिंपल सा है, सबकी समझ में आ गया, परंतु दूसरा थोड़ा सा समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एक भी साइन आपका मिस हो गया तो गलत हो जाएगा। देखिएगा, मैं 2 सेल्स ले रहा हूं। देखिए, एक सेल, चलिए मैं इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा हूं, इसका EMF E1। एक रेजिस्टेंस मैं यहां पर लगा देता हूं, चलिए इसको से R1 कह देता हूं। इस सेल से E1 से एक रेजिस्टेंस लगा, एक दूसरा सेल, इसका EMF E2 और इसका रेजिस्टेंस R2। ऐसे जोड़ दिया और दोनों सेल्स को जोड़ करके फिर एक रेजिस्टेंस तीसरा R3 ले लेता हूं मैं। चलिए ऐसा कर देता हूं, R3। ये एक क्लोज्ड सर्किट बन गया भाई। माना इस सेल से धारा आई I1, यहां से आई, इधर को नहीं जाएगी, इधर को आएगी। और इस सेल से धारा आई I2, यहां पर आए। ये जंक्शन है, जंक्शन। यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, तो इधर को मिल गई I मीन्स I1 प्लस I2। यहां से गई यहां पर आए, यहां से I2 तो इधर को चले जाएगी और शेष I1 ये E1 की ओर चलेगी। अब मैं इसको नाम दे दे रहा हूं A B C D E F। देखिए, जंक्शन देखना, जंक्शन।
एक जंक्शन यहां पर है, एक जंक्शन यहां पर है। इस जंक्शन पे धारा I1 और I2 मिल करके I1 प्लस I2 बन गई। इस जंक्शन पे भी मिली धाराएं I1 और I2 आई यहां तक, यहां से I2 इधर को चलेगी I1। बंद पास का मतलब क्लोज सर्किट से मतलब होता है। इसमें देखिए एक तो बंद पास ये वाला बन रहा है, ये देख रहे हैं, ये BCDE E2B ये वाला। दूसरा बंद पास ये वाला है भाई, ये वाला है ABEFE1 ABE2EF1 E1 ये वाला। और एक पूरा है भाई, पूरा बंद, मैं यहां दिखा दे रहा हूं पूरा ये। आज दूसरा नियम है बंद पास का। क्या नियम है? किरचॉफ ने ये कह दिया, किसी बंद पास के लिए, किसी बंद पास के लिए क्या होता है? उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, उसमें जितना टोटल ईएमएफ होगा, कुल ईएमएफ होगा, लगे विद्युत वाहक बल का योग। उस बंद पास के विभिन्न अवयवों उस बंद पास के विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच, समझिएगा थोड़ा, विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल, नहीं, विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। पहले लिख लीजिए फिर समझिएगा। इसका मतलब सिग्मा ई नेट जो ईएमएफ होगा किसी बंद पास के लिए, E इज इक्वल टू सिग्मा भी, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, सिग्मा E इज इक्वल टू भी का मतलब सिग्मा IR। ये है दूसरा नियम। अब समझना जरा, देखो बंद पास का मतलब बंद परिपथ। इसमें कितने क्लोज्ड लूप हैं भाई? 1, 2 और तीसरा पूरा है, 3 बंद पास है। जब हम किसी बंद पास में चलेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इक्वेशन निकाल देता हूं। बंद पास कौन वाले बंद पास में चलता हूं? चलिए मैं चलता हूं बड़े वाले में, ABCDEFE1 में। देखिएगा ABCDEFE1 ये पूरे वाले में भाई। इस बंद पास में कितने ईएमएफ कार्य कर रहे हैं भाई? एक, केवल E1, एक ही ईएमएफ है, एक ही सेल तो है इस बंद पास में, इस वाले में। तो कितना हो गया? E1, कुल विद्युत वाहक बल E1 हो गया। किसी बंद पास में कार्य करने वाला कुल विद्युत वाहक बल उस बंद पास में। अब इस बंद पास में यहां से करंट आई है I1, यहां से I2 भी आ रही है। इसमें इसके टर्मिनल्स के बीच विभवांतर हो गया I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर आगे बढ़िए,
यहां से चलिए एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ, इसमें दो ही एलिमेंट्स तो हैं, दो ही अवयव तो हैं। इसमें जितने अवयव होंगे उन अवयवों के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। आपने लिखा हुआ है इस किसी बंद पास के लिए उसमें लगे कुल विद्युत वाहक बल का योग उस बंद पास के विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच दो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा उसका बीजगणितीय योग होगा। नेट ईएमएफ इज इक्वल टू algebraic sum of terminal potential difference of the elements। ठीक है, तो आ गया भाई I1 प्लस I2 R3 प्लस I1 R1। अब प्रश्न ये होता है कि मैं माइनस नहीं लिखा है, सब प्लस ही प्लस है। देखो जब हम किसी बंद पास में करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो IR पॉजिटिव होगा, ये धारा उधर को बह रही है, हम भी उधर को C से D की ओर जा रहे हैं, फिर D से E पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, E से अप F में गए, यहां भी कोई रेजिस्टेंस, F और E1 के बीच R1 है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I1 R1 पॉजिटिव होगा, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये EMF क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेट ईएमएफ इस बंद पास में इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही देखिए एक इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही बंद पास किस में आते हैं भाई बंद पास? देखिए ये सर्किट है बी सी डी ई टू बी, ये वाले बच्चे बी सी डी ई टू बी में, ये देखिए इसमें आओगे तो इस बंद पास में केवल एक ही ईएमएफ है E2 है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक इसके अक्रॉस आएगा एक इसके, और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सब पॉजिटिव होंगे। E2 इज इक्वल टू क्या होगा? E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 R3 प्लस यहां से आगे बढ़िए I2 R2, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 R3 और प्लस I2 R2, ये दूसरी इक्वेशन होगी। थर्ड, एक बंद पास और बचा हमारे पास ए बी E2 E F E1 ए, ये वाला ए, जहां से चलोगे वहीं पर खत्म करोगे, ये भी ध्यान रखना है। करंट की डायरेक्शन में चलोगे IR पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे IR नेगेटिव होगा। तो अब आ जाइए बंद पास कौन वाला आ गया? ए बी E2 E F E1 ए। देखना अपने अपने डायग्राम में देखना, ए से बी पर आओगे, बी से E2 से होते हुए E से F, F से E1, E1 से फिर ए, ये क्लोज्ड लूप हुआ, ये बंद परिपथ हुआ। ए से बी पर आओ, कुछ नहीं, बी से E2 तक आओ, धारा इधर को आ रही, हम विपरीत में चल रहे हैं। E2 का साइन क्या हो गया? E2 का साइन हो गया माइनस E2, और EMF कहां पर लगा है? देखो एक तो माइनस E2 ये हो गया, और EMF है ये E1 की, तो करंट की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो E2 धारा इधर को आ रही है, हम उधर को चल रहे हैं तो माइनस हो गया, और यहां धारा इधर को चल रही तो हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं तो E1 प्लस हो गया, E1 माइनस E2 आ गया, नेट EMF हो गया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू। अब आइए देखिए ये ऐसे चल रहे हैं, धारा इधर को आ रही है, हम उधर को जा रहे हैं। I2 R2 क्या होगा? माइनस, और I1 R1 क्या होगा? प्लस, धारा की दिशा में I1 R1 प्लस माइनस I2 R2, I1 R1 माइनस I2 R2।
ये देखो दो तीन समीकरणें बन जाएंगी, दो तीन समीकरणें बन जाएंगी, कुछ चीजें दी होंगी, कुछ निकालनी होंगी, तो हम किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम को लगा करके सभी चीजों को निकाल देंगे। जो जो चीजें पूछी जाएंगी हमसे उन सबको निकाल देंगे। विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के अब दो नियम हो गए। देखिए लास्ट समरी कर देते हैं। पहला नियम है संधि का नियम। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से बाहर निकलने वाली धारा, जितनी धारा आएगी उतनी ही चली जाएगी। सिंपल सा अर्थ है। ये पहला नियम हो गया, इसको जंक्शन रूल कहते हैं। दूसरा नियम लूप्स लॉ है। किसी बंद पास के लिए, फॉर ए क्लोज्ड लूप, देखो जैसे इसमें तीन इक्वेशन बनाई हमने, एक लूप, दो लूप और तीसरा बड़ा वाला लूप, तीन लूप बन रहे हैं इसमें, ठीक है। किसी बंद पास के लिए, फॉर ए क्लोज्ड लूप, द टोटल EMF वर्किंग इन द लूप इज इक्वल टू algebraic sum of the terminal potential differences across resistor। वहां उसमें जितने अवयव मीन्स एलिमेंट्स मीन्स रेजिस्टर लगे रहेंगे। उस किसी बंद पास में कार्य करने वाला कुल विद्युत वाहक बल उस बंद पास में लगे प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा IR। इसी से तो एक क्वेश्चन निकाल रखे हैं। या ऐसा भी कह दिया है कि किसी बंद पास में कुल जितना विद्युत वाहक बल होगा उस विद्युत वाहक बल का मान योग उस बंद पास में जितने भी अवयव, अलग अलग जितने विभिन्न एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इन दोनों का एक ही अर्थ है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा बी या सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा IR। बी इज इक्वल टू IR होता है। हमने एक एग्जाम्पल इक्वेशन बनाई, तीन बंद पास बने, तो धारा की दिशा में चलेंगे IR पॉजिटिव होगा, धारा के विपरीत चलेंगे IR नेगेटिव होगा। ऐसे ही किसी सेल में धारा की दिशा में चलेंगे तो EMF पॉजिटिव होगा, धारा जिस दिशा में बह रही है माना हम उसके विपरीत जाएंगे तो E का साइन, EMF का साइन नेगेटिव लेंगे। हमने ये तीन बंद पास लिए, तीन इक्वेशन बनाई, तो इनको समझ लेना। इसमें से कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें निकालनी होंगी, तो इन तीन समीकरणों को हल करके हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ये हो गए किरचॉफ के नियम। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखो सेलों का कॉम्बिनेशन करा और किरचॉफ से लॉ पढ़े। अब इस चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज रह गया, मीटर्स ब्रिज रह गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और रह गए हैं। देखिए अगले लेक्चर में उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष